नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंघानिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट इन प्रैक्टिस। आज हम बात करते हैं कि जो जीएसटी के अंदर अरेस्ट प्रोविज़न है वो है क्या। क्योंकि नॉर्मल केस में प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता है कि अरेस्ट प्रोविज़न में क्या होता है और क्या होना चाहिए। जो अरेस्ट प्रोविज़न है वो जीएसटी के अंदर सेक्शन 69 विद सेक्शन 132 के अंदर है। केवल दो सेक्शन इसको डील करते हैं, 69 प्लस 132। अब 69 क्या कहता है? 69 कहता है वेयर द कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, बी, सी और डी सब सेक्शन 1 सेक्शन 132। मतलब वो कहता है अगर कोई कमिश्नर को ऐसी इंफॉर्मेशन है, रीजन टू बिलीव है कि उसने सेक्शन 132 का सब सेक्शन 1 के अंदर ए, बी, सी, डी में कोई ऑफेंस किया है तो ही मे ऑथराइज एनी पर्सन टू सेंड एक्साइज टू अरेस्ट सच पर्सन। अब वो कैसे कर सकता है अरेस्ट? पावर 69 का जो मेन कंटेंट है वो है रीजन टू बिलीव। मीन्स उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं उसके पास में कि जो उस पर रीजन टू बिलीव होता है कि आदमी ने ऐसा कमिट किया होगा, कुछ भी कमिट किया होगा। एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, ये वर्ड एनी का मतलब कुछ भी किया होगा, आइदर सर्टिफिकेशन, आइदर इंटरमीडिएटरी, कुछ भी किया होगा। ठीक। अब सेक्शन 132(1) क्या कहता है? वो कहता है whoever commits, किसी ने भी कमिट किया हो और कॉज टू कमिट, कोई भी कारण करने का कमिट कारण हो, एंड रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस नेमली, मतलब ए, बी, सी, डी। ऐसा क्या है इसके अंदर और क्यों है? ये चारों कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, चारों। इसीलिए जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसके अंदर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज होता है वो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद अभी चारों प्रोविजंस कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और borrows paid thereunder with the intention of the evit tax. Understand? Issue any invoice or bill without supply of goods or service or both in violation of the person of this act or the rules made thereunder relating to the wrongful availment or utilization of input tax, credit or refund of tax. करेक्ट? मतलब कोई भी सप्लाई की हो या इशू किया हो, बोथ उसमें कवर्ड है उसके अंदर। ठीक है। नाउ अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस बिल रेफर टू क्लॉज वी और फ्रॉडुलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। मतलब कोई भी हमने इनपुट लिया हो, कोई भी रिफंड लिया हो, कलेक्ट एनी अमाउंट tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. अगर ये चारों कंडीशन कवर होती हैं तो आप जीएसटी के अंदर अरेस्ट हो सकते हो। करेक्ट? अब हम आते हैं इसके अंदर सेक्शन 132E to H तक क्या कहता है? वो नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल भी है, तो वो तो मैनेजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 122(1) इम्पेरिजमेंट क्या है इसके अंदर? इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स अवेल्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिटली रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज और द अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड 500 lakhs rupees 5 crore rupees with the imprisonment of term which may extend to 5 years and with fine। वो 2 की और 1 की 2 की बात नहीं करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो अरेस्ट हो सकता है बंदा एकदम। इसमें सजा है कि 5 करोड़ से ऊपर होगा तो सजा वो कर दे सकता है भाई साहब, बिल्कुल भी दे सकता है। अगर 2 करोड़ तक का है तो उसको 3 ईयर की सजा होगी। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है। वेयर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विदाउट, दोबारा से अगर कोई काम करता है तो 5 साल की सजा, अगर सजा है उसको। ये कहता है सेक्शन 1 and 2 of 132। करेक्ट? नाउ सेक्शन 2 क्या कहता है?
where a person is arrested under subsection 1 for an offence specified in subsection 15 of subsection 132, the offence authorized to arrest the person shall inform such person to the ground of arrest and produce him before a magistrate within 24 hours. ये कॉग्निजेबल किस सेक्शन में कहता है? ये कहता है 132(5) के अंदर कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है। सेक्शन 2 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोई भी पर्सन इसको विदिन 20 अरेस्ट कर सकता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। करेक्ट है? नाउ वी कम इन द थर्ड। सेक्शन 3 क्या कहता है? Subject to the provision of the Code of Criminal Procedure 1773, where a person is arrested under subsection 1 or for any offences specified in subsection 14, 132, he shall be admitted to bail on default, on bail forward to the custody of the magistrate. जो ऑफिसर इंचार्ज है वो आपको अगर वो A2ABCD में नहीं है तो बाकी में है तो उसको वो बेल दे सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक वैसे 132(4) में क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, all offences under this Act, except the offences related to subsection 1, 5, 7, non-cognizable. वो कहता है कि ये जो सेक्शन है ABCD को छोड़ के वो सारे नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसमें तुम्हारा मजिस्ट्रेट भी दे सकता है बाय डिफॉल्ट, और दूसरा अपना जो ऑफिसर है वो भी आपको बिल दे सकता है। Subsection 3 and 4. In the case of any offence, other offences where the amount of tax evaded or amount of utilized tax credit wrongly availed or utilized, or the amount of refund wrongly exceed 100 lakhs rupees but does not exceed 200 rupees, then imprisonment for a term which may extend to 1 year with fine. ठीक है जी? In case where the commit or accept the commission of an offence specified clause F or clause G or clause G, he shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 6 months और फाइन विद बोथ। ये सजा है इसकी। 133 and 4 और 5 GST एक्ट ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं हमको कोई। ठीक, रीजन टू बिलीव क्या होता है आप बताओगे? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड इन होल द लॉ, इन आइदर इनकम टैक्स एक्ट, इन PML एक्ट और एनीथिंग एक्ट। इज अ वेरी कंफ्यूजिव एंड सब्जेक्टिव वर्ड है। तो इसको हम दूसरे सेक्शन के थ्रू या साइटेड जो केस लॉस हैं उसके अंदर उसको हम डाल सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन होता है, कैन वी गेट एंटिसिपेटरी बेल अगेंस्ट दिस सेक्शन 70 ऑफ समवन? यस, वी कैन अप्लाई टू द कोर्ट अगेंस्ट नोटिस सेक्शन 91 ऑफ CRPC एक्ट। वी कैन अप्लाई एंटिसिपेटरी बेल। नाउ दिस इज द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। He give me bill or not anticipatory. आज का सेशन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।